नमस्कार, 5 की पड़ताल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होने की गंभीर बात कही। इससे हंगामा खड़ा होना लाजमी था। बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली ब्लास्ट का जो कनेक्शन फरीदाबाद से निकला, जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी से कनेक्शन सामने आया, उसके बचाव में अरशद मदनी जी ये बात कह रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि यूएस में मुसलमान जो है बड़े पद पर हो सकता है, यूके में मुसलमान बड़े पद पर हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा माहौल नहीं है जहां पर एक मुसलमान किसी कॉलेज का वीसी, वाइस चांसलर तक बन जाए। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अग्रेसिवली अटैक तो कर ही रही है, लेकिन यह समझने वाली बात है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी जो शुरुआती दौर में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के सेंटर में बनी हुई है, केंद्र में बनी हुई है, उस पर जब एक्शन हो रहा है तो क्यों अरशद मदनी साहब को यह लग रहा है कि भारत में आम मुसलमान ठीक नहीं है, भारत में आम मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में आम मुसलमान अगर आगे बढ़ता है तो लोगों को दिक्कत होती है। यह नैरेटिव कितना स्ट्रांग है और इसको कैसे बर्स्ट करने की जरूरत है, इस पर करेंगे एक सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल, उससे पहले रिपोर्ट। लाल किले के दिल्ली ब्लास्ट में जिस तरह से फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसमें काम कर रहे कुछ डॉक्टरों के शामिल होने के सबूत मिले हैं, उनसे पूरा देश चिंता में दिख रहा है। हर तबके ने ब्लास्ट और आतंकी कार्रवाई की निंदा की है, लेकिन ऐसे में जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बचाव में आ गए हैं। उन्होंने ब्लास्ट के आरोपियों को पकड़े जाने को मुसलमानों का उत्पीड़न बताते हुए ये साबित करने की कोशिश की है कि भारत में मुसलमानों का दमन किया जा रहा है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल फलाह का क्या हो रहा है, जेल में पड़ा हुआ है और कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। कौम, गवर्नमेंट मुल्क की आजादी के बाद इस पर लगी हुई है कि मुसलमान को सर नहीं उठाने देना है। गवर्नमेंट चाहती है कि इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए, आज निकली हुई है जमीन। साफ तौर पर लग रहा है कि मौलाना अरशद मदनी देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। एक धार्मिक संस्था का मुखिया होने के नाते उनकी चिंता ये होनी चाहिए थी कि एक नामी यूनिवर्सिटी और उसके डॉक्टर आतंकवाद से कैसे जुड़ गए, लेकिन इसके बजाय मदनी इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर दिखाना चाहते हैं। उनके बयान पर तमाम नेताओं की कड़ी प्रतिक्रियाएं आई है, जिसका निष्कर्ष यही है कि मौलाना अरशद मदनी को मुल्क की नहीं मजहब की चिंता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। 10/11 वो तारीख जिसको कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। दिल्ली में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जिसमें लगातार लोगों की जाने जाने का सिलसिला आपने देखा। अस्पतालों में अब भी कई लोग जो है वो भर्ती हैं। ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा, हालांकि बहुत सारे लोग जानते हैं मदनी साहब कौन है, क्या है। इससे पहले भी कई तरह के बयान उनके सामने आए। हालांकि कई बयानों पर एक बयान उन्होंने दिया था, मुझे याद आता है, वो कहते हैं कि भारत में सबसे पुराना धर्म इस्लाम है। बाद में उन्होंने 100 बार माफ़ी मांगी थी। 100 बार माफ़ी मैं मांगता हूँ, 100 बार मैं माफ़ी मांगता हूँ, ये कहा था। लेकिन जब जब वो बोलते हैं तो कुछ ना कुछ सुर्खियाँ ज़रूर उनके बयानों में होती है। अब मैं आपको सबसे ताज़ा चीज़ बता दूँ, मौलाना मदनी ने अभी क्या कुछ कहा। वो कहते हैं कि दुनिया ये समझती है कि मुसलमान अपाहिज हो गया है। उन्होंने जिक्र किया, वो कहते हैं कि देखिए आज आप देख लीजिए अल फलाह में क्या हो रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का वो जिक्र कर रहे हैं। कई मुसलमान जेलों में हैं। कोई बता नहीं सकता कि कब तक वो जेल में रहेगा। वो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान अगर वीसी बन जाए तो ये भी बहुत बड़ी बात है किसी कॉलेज का, और अगर बन जाता है तो हाल हो जाएगा आजम खान जैसा। ये आरोप लगाए हैं। मेरे साथ एलीट गेस्ट का पैनल जुड़ चुका है। मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, मेरे को एचएस रावत साहब नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, मेरे को बरेलवी साहब नजर आ रहे हैं,
मैं एक बार जल्दी से तारुफ आपका करा देता हूं। यासिर जिलानी जुड़ेंगे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर रेणु कीर राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के, उनको भी मेरा नमस्कार है। भरत सिंह कांग्रेसी प्रवक्ता मुझे नजर आ रहे हैं। भरत सर नमस्ते कर रहा हूं। एचएस रावत साहब का इंट्रोडक्शन मैं करवा ही चुका हूं। रावत सर नमस्ते करता हूं आपको। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात मुल्क, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के। बरेलवी साहब, मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं। मैं तो सबसे पहले, मैं एक तो यकीन मानिए मैं आपको देखता भी हूं, सुनता भी हूं, कई मुद्दों पर आप बहुत ही साफ गोई के साथ बात रखते हैं, तो लगता है कि हाँ, आप जैसे लोगों को टीवी पर आना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मदनी साहब जो कह रहे हैं, आपका स्टैंड क्या, ठीक कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मोहतरम, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया सर। मौलाना अरशद मदनी साहब हमारे हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत हैं और जमीयतुल उलमाए हिंद के अध्यक्ष भी हैं जी, इसमें कोई दो राय नहीं, और दारुल देवबंद के शेखुल हदीस भी हैं, एक बड़े इदारे के बड़े मुदर्रिस हैं जी। मगर उन्होंने जो कुछ कहा उनकी बातों से मैं इत्तफाक नहीं रखता हूँ, और जिम्मेदार शख्सियत को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी को बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए, और ऐसी बात बोलना चाहिए जो संजीदा हो, संतुलित हो और हकीकत के खिलाफ ना हो। उनकी बात वाकई हकीकत के खिलाफ है, इसलिए कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जामिया मिल्लिया है और जामिया हमदर्द है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, और बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल है, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद है। इसी तरीके से बहुत सारी यूनिवर्सिटियां देख लीजिए जहां पर वाइस चांसलर आज भी मुसलमान है जी। और भारत में न जाने कितने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, गवर्नर मुसलमान रह चुके हैं। और आज की तारीख में भारत में 2 गवर्नर, एक बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब और एक तेलंगाना के गवर्नर बशीर साहब, ये दोनों लोग मुसलमान हैं और गवर्नर हैं। तो ये तमाम चीजें मौलाना मदनी साहब ने जो कही वो हकीकत के खिलाफ थी। और अब जाहिर बात है कि जो लोग जेल में हैं उनकी अलग कंडीशन है। आजम खां है तो आजम खां के ताल्लुक से अगर रामपुर शहर में पता करेंगे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि 5-6 साल पहले जब मैं गया था रजा लाइब्रेरी रामपुर में कुछ किताबों के सिलसिले में जी, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, और अगर मैंने 10 आदमी से पूछा होगा तो 10 आदमी ने आजम खां साहब के ताल्लुक से कहा था कि इनका किरदार गलत होता है, और ये जब इख्तदार में आ जाते हैं तो फिर इनका दिमाग चौथे आसमान पे पहुंच जाता है। ये किसी गरीब को गरीब, अमीर को अमीर, पढ़े लिखे को पढ़ा लिखा नहीं समझते हैं। ये सबको जलील और रुसवा करने लगते हैं जी। और लोगों को चौराहे पे खड़ा करके मुर्गा बना देते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जब जौहर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था तो उस इफ्तिताही प्रोग्राम में मुझे भी दावत दी थी। मैं भी प्रोग्राम में गया था, आजम खान साहब के इफ्तिताही प्रोग्राम में जौहर यूनिवर्सिटी के। तो मुझे खूब याद आ रहा है इस वक्त आपके सवाल पर, मुझे खूब याद आ गया कि इन्होंने तकरीर में खुद कहा था कि कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ इस यूनिवर्सिटी की जमीन के खिलाफ मुकदमात किए हैं, मुकदमात चल रहे हैं, उनको मैं झेल रहा हूँ, जूझ रहा हूँ। इस तरीके से इन्होंने तकरीर भी की थी। तो इसका मतलब पहले से ही आपने गलत किया, इसी वजह से वो लोग कोर्ट गए, और कोर्ट में जाने वाले कोई हिंदू नहीं है, वो सभी जाने वाले मुसलमान हैं, और मुसलमानों ने इनके खिलाफ जमीन पर इन्होंने कब्जे कर लिए थे, जिसकी वजह से वहाँ के गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमान थे, उनकी जमीनों पे दीवार खड़ी कर ली थी, यूनिवर्सिटी के अंदर शामिल कर लिया था। वो उसी वक्त से कोर्ट में गए थे जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी और ये बरसरे इख्तिदार थे। बिल्कुल सही बात। वो मुकदमे, इसीलिए बरेलवी साहब, मैं ऐसी थोड़ी इंट्रोडक्शन में कह रहा था कि आप जैसे लोगों को तो और आगे आना चाहिए, क्योंकि मैं खुद आपको देखता हूं, मैं आपको सुनता हूं। आप जो सही है वो सही कहने का मादा रखते हैं, जो गलत है वो गलत कहने का मादा रखते हैं। कई विषयों पर हमारे बीच में शायद कुछ विवाद हो सकता हो, लेकिन आपके विचारों का, आपका मैं बहुत आदर सम्मान करता हूं। मेरे साथ एचएस रावत साहब भी है। एक ओपनिंग में रावत साहब का भी ले लूं। अब रावत जी देखिए, बरेलवी साहब तो खुद कह रहे हैं कि जो मदनी जी ने कहा वो हकीकत के इर्द गिर्द भी नहीं है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं मदनी साहब सीनियर हैं, ऑब्वियसली काफ़ी उम्र दराज व्यक्ति है अपने देश में, और हमारे सनातन धर्म में तो हम सबका सम्मान करने की बात हम करते ही हैं, वो ठीक है, वो मान सम्मान मैं भी बहुत कर रहा हूं, लेकिन मैं उनको क्या धर्मगुरु कहूँ, राजनीतिक धर्मगुरु कहूँ? और ऐसा नहीं लगता कि इसी तरह की पर्टिकुलर इमेजेस वाले लोग
धर्म का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं? खुद मुसलमानों की छवि खराब करने का काम ऐसे होता है? नहीं होता। जी रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मदनी साहब का शुरू से और आज तक अगर इतिहास खंगाला जाए तो हमेशा से उन्होंने देश के प्रति भक्ति कम, अपने धर्म के प्रति भक्ति को ज्यादा तवज्जो दी है और भड़काऊ हमेशा से रहे। वो जिस प्रकार से मुसलमान को भड़काने की कोशिश करते हैं, जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान के खिलाफ उनका व्यवहार रहता है, जिस प्रकार से वो वहां पर आंदोलन करते हैं, जिस प्रकार से वहां उनकी सभाएं होती हैं, पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं सबको बुला करके जिस प्रकार की उनकी हेट स्पीच होती है, ये कोई पहली नहीं है। इससे पहले भी उन्होंने 2 साल पहले इसी प्रकार से एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप तैयार किया था और वहां पर भी इसी प्रकार की हेट स्पीच दी थी। इसलिए ये कहना ये उचित नहीं है, क्योंकि भारत ने मुसलमानों को उनकी पॉपुलेशन से ज्यादा 3 राष्ट्रपति दिए हैं, 3 मुसलमान राष्ट्रपति दिए हैं, उन्होंने उपराष्ट्रपति भी दिए हैं। और गवर्नर साहब की जानकारी तो आपको पता है अभी दी है हमारे धर्मगुरु साहब ने। तो इसका मतलब ये रहा कि अगर आप मुसलमान जनता को भड़काना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आपके साथ इस देश में अन्याय होता है और फिर वो उन युवा लड़कों को भड़काने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत है। ये देश के साथ अन्याय है। ऐसी स्थिति में सख्त एक्शन की जरूरत है ऐसे लोगों के खिलाफ, क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि आप कांग्रेस की वोट बैंक पे नाचते रहे, आप राज्यसभा लेते रहे, आप सिक्योरिटी का आनंद लेते रहे और आप मुसलमानों को बेवकूफ बनाते रहे। अब वो चलने वाला है नहीं। इसलिए इस प्रकार के जो स्टेटमेंट दी जाती हैं वो गलत हैं और मैं इनका विरोध करता हूं। अभी रजवी साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। नहीं तो रावत जी मुझे बताइए ना, इससे उनको मिलेगा क्या? मदनी साहब को क्या मिल जाएगा? आप तो कह रहे हैं ना बार बार, हो सकता है कि उनको लग रहा हो ऐसा, उनको लग रहा हो कि नहीं है पूरी तरीके से आजादी, ना हमें खाने दे रहे, ना पीने दे रहे, ना बोलने दे रहा है, हर चीज में सेंसरशिप लगा रही है सरकार। जो मुसलमान जो भड़कावे में आ सकते हैं, जो जैसे बड़े बड़े डॉक्टर भड़कावे में आ सकते हैं, इस प्रकार के लोग तो उनके साथ जुड़ते हैं और वो वही चाहते हैं कि उनकी राजनीति चमकती रहे और उनका एक रुतबा बना रहे। एक रुतबे के लिए उनको देश से मतलब नहीं है, भाईचारे से मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो लोगों को भड़काने पर लगे, वो जो गलत है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। भरत जी भी मेरे साथ है, कांग्रेसी प्रवक्ता। एक एक ओपनिंग हो जाए, उसके बाद ये शो आपका ही है। भरत जी प्लीज आप मुझे बताइए, आप लोग हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप तो लगाते हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे जिलानी साहब मुझे मेरे पास साथ, तो वो भी आपको सुनेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, मदनी साहब की बातों पर आपको क्या लगता है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान यूएस में कुछ बन सकता है, यूके में कुछ बन सकता है, लेकिन भारत में वो किसी कॉलेज का वीसी तक भी बन जाए तो हाल आजम होगा, आजम खान जैसा हाल हो जाएगा। आपको क्या लगता है? नहीं, उनकी बातों से इत्तेफाक तो हम नहीं रखते हैं, क्योंकि इस देश में मुसलमान बहुत बड़े बड़े पद पे भी रहे, राष्ट्रपति भी रहे हैं, चांसलर भी रहे हैं, वाइस चांसलर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उनका बयान है, वो किस तरह से उनके बयान को हम क्या कह सकते हैं, एक चीज। और दूसरी चीज, रोहित भाई, जिस तरह से इस बयान को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक नहीं है और ये दिखाता है मुसलमानों के अंदर भी कुछ डर की भावना है। इसका वजह ये है कि इनके 10-10 कम से कम, मुझे जो समझ में आता है, 8-10 नेता ऐसे हैं जो हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, बयान जब देते हैं। अभी मैं हाल में ही बताऊं आपको कि मुंबई के अध्यक्ष जो है अमित शाह, उन्होंने अभी फिलहाल ये कहा था कि न कोई खान और शेख जो है अगर यहाँ का मेयर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, तो मेयर रोकने के लिए हमें एक सीट बना पड़ेगा। ये दिखाता है, ये डर का भावना तो होता ही है ना अंदर, कि अगर आप इस तरह से बयान देंगे कि खान और मुसलमान हो, शेख हो, वो कैसे बन सकता है मेयर? ये भाजपा का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है भाई, वो भाजपा के मुंबई के अध्यक्ष हैं और इस तरह से बयान जब देते हैं तो ये उनके अंदर एक डर की भावना दिखती है। नुपुर शर्मा जैसी जब उनकी प्रवक्ता बयान देती है तो ये दिखता है। नवीन कुमार जैसे लोग जब बयान देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो ऐसे जब बयान आते हैं तो उनके मुसलमानों के अंदर एक जो है डर की भावना पैदा होती है। तो ये सवाल जब उठता है तो कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो धुआं उधर से उठेगा ही, धुआं तो लगेगा, दिखता है। तो भरत जी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का माहौल बनाया है 2014 के बाद से, मदनी साहब नहीं ऐसे कई मुसलमान होंगे जिनके मन में बात है, यही है ना बात? क्योंकि उनके बड़े बड़े नेताओं का जिक्र आप कर ही रहे हैं। है, इसमें कोई दो राय नहीं, दो मत नहीं है। ये मुसलमानों के अंदर एक डर पैदा किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण देके, हेट स्पीच देके,
कहीं कहीं बयान इनके नेताओं द्वारा दिया जाता है, कैसे दिया जाता है भाजपा के प्रवक्ता ही बता सकते हैं। इनसे पूछिए कि अभी हाल फिलहाल की बात है, बहुत दिन नहीं हुआ, 1-2-4 दिन की बात है कि इनके अमित चाटम जो है मुंबई के अध्यक्ष है इकाई के, और वो कहते हैं कि खान और शेख अगर वो मेयर बन जाएगा तो फिर क्या होगा। आपने बोल दिया, मेरे को जानकारी आ रही है यासिर जिलानी साहब भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। यासिर जी नमस्ते कर रहा हूं आपको। यासिर भाई, अब आप तो मुझसे मुलाकात करते रहते हैं, मुझे तो कभी ऐसा लगा नहीं कि देश में मुसलमान किसी कॉलेज का वीसी तक नहीं बन सकता, लेकिन भरत जी कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, वो कह रहे हैं कि आग तभी उठती है जब धुआं वहीं से होता है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद से सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें कही हैं। आपके कई बड़े नेताओं का जिक्र भरत जी कर ही रहे हैं कि आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं कि मुसलमानों ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये आपकी मोडस ऑपरेंडी है। देखिए भरत जी वैसे ही कंफ्यूज हैं जैसे इनके नेता राहुल गांधी कंफ्यूज रहते हैं। और अभी जो हालिया बयान सैयद मौलाना अरशद मदनी साहब का आया है जी, वो भी कंफ्यूजन में है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे हैं। वो एक तरफ कह रहे हैं कि पूरे दुनिया में मुसलमान पस्त है और भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ये उनकी बातों का सार निकल के आया है। ठीक है। तो मुझे अरशद मदनी साहब से ये पूछना है कि अरशद मदनी साहब, जब 14 साल के 11 साल हुए अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए हुए, उससे पहले आपको कभी ध्यान नहीं आया कि उस वक्त मुसलमानों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा था? कांग्रेस की वो सरकार आपको याद होनी चाहिए, 2008 का वो साल अरशद मदनी साहब को याद होना चाहिए, जिसमें 88 एक साल के अंदर 88 मुसलमानों को दहशतगर्दी में मुलविस करके जेल भेज दिया गया, जिसमें 80 मुसलमान बाद में बेकसूर छूट के आ गए। यूपीए की सरकार थी, यूपीए की। अरशद मदनी साहब उस वक्त खामोश थे। एक रिलीजियस लीडर है, बहुत बुजुर्ग हैं। हाँ। एक चिंता रहती है मुस्लिम सोसाइटी के लिए, लेकिन उस वक्त चिंता क्यों नहीं कर रहे थे? हाँ। आज चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ। जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी सबको साथ लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अग्रेसिव बयानबाजी तो हो गई यासिर भाई। यासिर भाई, जैसी ये बातें आई ना, बीजेपी के तमाम बड़े चेहरों ने इसको लेकर बात कही। मैं कह रहा हूं आप भी सिर्फ बयान देंगे कि कुछ एक्शन भी होगा? रावत साहब कह रहे हैं एक्शन होना चाहिए। इसी पैनल में मेरे साथ रावत साहब। सुन लीजिए, देखिए हम हाँ। नहीं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाँ। लेकिन जो बात किसकी तरफ से आई है? मौलाना अरशद मदनी साहब की तरफ से आए। कौन उनकी बात को इंडोर्स कर रहा है? कांग्रेस के नेता कल से 24 घंटे से इंडोर्स कर रहे हैं। हाँ। एक ही सिक्के के पहलू, जमीयत और कांग्रेस एक ही सिक्का का पहलू बन गया है। हाँ। आप बताएं हाँ। कि इस वक्त वो कह रहे थे कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई मुसलमान वाइस चांसलर नहीं हो सकता। ये सरासर गलत है। मैं 4 यूनिवर्सिटी का अभी नाम ले लेता हूं। वो तो बरेली साहब ने गिनवा दिया यासिर भाई मुझे। कश्मीर यूनिवर्सिटी, हाँ मैं ठीक है, अगर उन्होंने गिनवा दिया मैं छोड़ देता हूं। हाँ। आप बड़े बड़े अफसरान, 2 गवर्नर मुसलमान हैं, मुसलमान सांसद हैं, आईएएस हैं, आईएफएस हैं, सब कुछ तो है, सब कुछ तो है। आईएएस दर्जनों आईएएस, बिल्कुल दर्जनों आईएएस हैं। हाँ। फिर मदनी साहब को अगर इस तरह की बात लग रही है तो मुझे हैरानी नहीं हो रही है, अफसोस हो रहा है। एक्शन की बात जो आप कह रहे हैं, हाँ। अगर कोई भी सौहार्द बिगाड़ने की बात करेगा, हाँ। उसके खिलाफ एक्शन होगा। उन्होंने 2 नाम और लिए, हाँ। अगर उस पर चर्चा नहीं हुई तो मैं बता देता हूं। बताइए। उन्होंने एक नाम लिया आजम खान का, एक नाम लिया है अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी। अल फलाह यूनिवर्सिटी की हकीकत और सच्चाई ये है रोहित भाई कि उसने मिस्कीन, बेवा औरतें, दुकान चलाने वाले गरीब मुसलमान, टीचर, प्रोफेसर जो कॉलेज में पढ़ाते हैं, उनके पैसे को डबल करने का झांसा देके उसने एक स्कीम चलाई, और वो बचपन से आदतन अपराधी है। अरशद मदनी साहब कैसे एक अपराधी की बड़ाई करते हैं, मुझे हैरानी तब होती है। जो अल फलाह का ओनर है उसका इतिहास काला है। उसने गरीबों को के पैसों के साथ डकैती करी है, लूटा है, चोरी करी है, उनके दिलों को दुखाया है। आप कैसे एक ऐसे 25 करोड़ के मुसलमानों में आपको एक ही आदमी एग्जाम्पल देने के लिए मिला? ठीक है। दूसरे शख्स का नाम रोहित भाई एक और, हाँ, प्लीज आजम खान। हाँ। आजम खान ने जो
जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, रामपुर के गरीब मुसलमानों की जमीन कब्जा करके बनाई, उन्होंने उनके खिलाफ FIR करी, आज सबके सामने उनका रिजल्ट है। तो आप बताएं, मैं अरशद मदनी साहब से बड़े अदब के साथ फिर सवाल करता हूं कि आप मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं, आप मुसलमानों को क्यों भ्रमित कर रहे हैं, आप मुसलमानों को जो इस वक्त सुकून के साथ मौजूदा सरकार के कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कर रहा है, उसको आप कांग्रेस का वोट क्यों देखना चाह रहे हैं, उसको कांग्रेस का वोट क्यों बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस ने तो आपको कहीं का नहीं छोड़ा। कांग्रेस एक अहम बिंदु, कांग्रेस के जो बड़े बड़े प्रवक्ता और नेता जो तुष्टीकरण के चैंपियन है, उनसे ये सवाल पूछ लीजिए कि एक गरीब मुस्लिम औरत इनकी हुकूमत में, जब इनकी प्रचंड सरकार थी जिसमें 434 सांसद थे, जिसका नाम शाहबानो, उसको 60 रुपए महीना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था, उसको दबाव में आके कांग्रेस पार्टी ने उस फैसले को बदल दिया, जिसके कारण उस वक्त के एक मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था, जो अभी गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, तो कांग्रेस किस मुंह से मुसलमानों की बात करती है? वो कलंक और धब्बा कांग्रेस का कभी पीछा नहीं छोड़ सकता। डन। मेरे को जानकारी है, मेरे साथ रेणु जी भी जुड़ चुकी है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद की। रेणु जी नमस्ते कर रहा हूं आपको, भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर रहा हूं। प्लीज आप मुझे बता दीजिए कि मदनी साहब जो कह रहे हैं, और हमेशा विश्व हिंदू परिषद ने तो बहुत अग्रेसिवली अपने बयान हमेशा से दिए हैं, मैं तो ये भी जानना चाहता हूं कि आप लोग, क्योंकि मैं बहुत लिखता हूं, पढ़ता हूं, VHP के बारे में भी पढ़ रहा हूं, आप हमेशा संस्कार और शांति की भी बात करती हैं, लेकिन जैसे ही मदनी साहब कुछ कहते हैं, बड़ा कठोरतम आपके बयान वहां से निकल कर आ जाते हैं। अभी मदनी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए माहौल ठीक नहीं है, देश में, भारत में माहौल ठीक नहीं है मुसलमानों के लिए। जी देखिए, बिल्कुल जहां तक बात है विश्व हिंदू परिषद की, वो बिल्कुल हम तो वो लोग हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा में, परंपरा में विश्वास करते हैं। और जहां तक बात है, भारत ने, इतिहास गवाह है कि अभी तक विश्व के जिस भी कोने से, जिस भी संस्कृति और धर्म को मानने वाले भारत में आए हैं, भारत ने उसको हमेशा ही सहर्ष अपनाया है। अब जहां तक बात है मदनी साहब के बयान की, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि भारत एक ऐसा देश है, उसने ना केवल विभिन्न धर्मों और पंथों को, लोगों को सहर्ष अपनाया है, बल्कि अपनी ना केवल सांस्कृतिक, राजनीतिक व्यवस्था में भी स्थान दिया है। और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी रहे हैं। और जैसा मुझसे पहले के प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ IAS, IFS वाइस चांसलर्स तो रही हैं, उसके अलावा हमारे बहुत सारे वाइस प्रेसिडेंट्स भी मुस्लिम रहे हैं। तो ये आरोप लगाना कि भारत में मुसलमान खतरे में है, मुझे लगता है ये केवल भारत के साथ धोखा नहीं है, ये मुस्लिम जो युवा है, मुस्लिम जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। उसको ना केवल ये अपने पढ़ाई लिखाई करने और रोजगार की तरफ बढ़ने की बजाय उनको आतंकी गतिविधियों की तरफ धकेलने का अपना उनका एक मंसूबा है। और कहीं ना कहीं उनकी जिहादी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है कि किस तरीके से जो जिहादी हैं वो आतंकवादियों के तो फेवर में खड़े हो जाते हैं कि अगर किसी आतंकवादी के खिलाफ कोई भी राष्ट्रवादी व्यक्ति या संगठन आवाज उठाता है तो उनको बहुत बुरा लगता है। लेकिन यही लोग, अब्दुल कलाम जैसे लोग, जिन्होंने राष्ट्र सेवा में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, ऐसे राष्ट्रभक्त और राष्ट्र सेवी कभी भी इस जिहादी मानसिकता के आइडियल नहीं हो सकते। तो ये उनकी अपनी मानसिक कट्टरपंथा है, जिहादी। डॉक्टर रेणु, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर रेणु, आप युवा भी हैं, आप बहुत एजुकेटेड भी हैं, लोग आपको सुने, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन रेणु जी मेरी बात तो सुनिए। स्वतंत्रता के समय से ही, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हो, कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की तो किस तरीके से कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की नीति के चलते यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं आने दिया। नहीं, अब तो कांग्रेस छोड़ दीजिए ना, अब तो सरकार अपनी है, चर्चा हो गई है, बीजेपी की सरकार है, पिछले 2014 से 11 साल हो गए, लगातार आगे बढ़ी रही है। रेणु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको?
रेणु जी मुझे सुनिए, रेणु जी वो बिल्कुल ठीक है, मदनी साहब ने बोला बिल्कुल गलत है, बरेलवी साहब ने तो मेरे शो पर बोल दिया बिल्कुल हकीकत से कोसों दूर है जो मदनी साहब ने कहा। लेकिन फिर उस तरफ से भी, दूसरी साइड से भी, मेरा चश्मे में दोनों लेंसेज है, मैं एक चीज आंखें बंद नहीं कर सकता। फिर वो मुझे वही बताएंगे कि देखिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, फिर जब बड़े बड़े मंचों से कहा जाता है हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, ये नहीं आता भड़काऊ बयानों में। मतलब हम तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं ना, मैं खुद रोहित पोखरियाल नाम है मेरा, उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूँ। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ ही ये है कि जो हर पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि धर्म विशेष, हिंदू तो एक जीने की पद्धति है, एक शांतिपूर्ण से जीने की पद्धति है। और जो व्यक्ति पूरे भारत को कश्मीर से लेके कन्याकुमारी को अपना अंग मानता है, अपना मानता है, वो हर कोई हिंदू है। हमारे लिए तो हर व्यक्ति हिंदू है जो इन चीजों में विश्वास करता है। नहीं तो हम किसी पे थोपेंगे नहीं ना कुछ। हिंदू राष्ट्र में ये तो नहीं है ना कि बोलिए जय श्री राम, बोलिए वंदे मातरम, ये सब नहीं है ना, क्योंकि उधर से वही चीजें आएंगी। हम बिल्कुल किसी पे नहीं थोप रहे। ये तो युवा है जिसने इस जय श्री राम को बहुत सहर्ष अपनाया है, और ये इसका आप बहुत अच्छा जो एग्जाम्पल है राम मंदिर बनने के समय किस तरीके से पूरा भारत और न केवल भारत, विश्व से जो वहां के फॉरेन लीडर्स हैं वो भी आए दर्शन के लिए। तो ये तो भगवान राम की एक एक्सेप्टेंस है, और ना केवल एक्सेप्टेंस भगवान राम में, श्री राम में भारतीय हिंदू समाज का विश्वास है। इसको विश्व हिंदू परिषद नहीं थोपता, इसको विश्व हिंदू परिषद नहीं थोपता। लेकिन तो यानी नफरत एक ही तरफ से बह रही है, नफरत की वो नदी एक ही तरफ से बह रही है ना रेणु जी? नफरत की वो बयान, इस तरह के बयान सिर्फ एक ही तरफ से आ रहे हैं, वर्ग विशेष से ही आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपने युवाओं को बिल्कुल कोई आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं भड़का रहे हैं। आप इसको दोहरे चश्मे से मत देखिए, आप इसको क्लियर कट चश्मे के साथ देखिए। हम अपने युवाओं को देशभक्ति का महत्व सिखाते हैं, ना कि देश को तोड़ने का, ना कि अपने ही देशवासियों को आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित करने का। बिल्कुल रेणु जी, आप ठीक कह रही हैं। मैं मौलाना रिजवी साहब से भी एक रिएक्शन ले लेता हूँ, रिजवी बरेलवी साहब से। बरेलवी साहब देखिए, मैंने तो सवाल पूछे, मैंने कहा तस्वीरें तो वो भी अच्छी नहीं लगती कि कोई कहे ज़बरदस्ती बोलो जय श्री राम। मेरे राम है, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, तो हर चीज़ में मर्यादा तो होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि एक ही तरफ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, जिम्मेदारी लेगा कोई? आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन आपके कितने बयान, आपकी कितनी अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुँच रही है, मुसलमान युवाओं तक पहुँच रही है? कम ही पहुंच रहे हैं ना। मदनी साहब ज्यादा बड़े चेहरे हैं, मदनी साहब की बातें ज्यादा लोग सुन रहे हैं, उनसे लोग इंस्पायर भी हो रहे हैं, विच इज नॉट गुड। देखिए मोहतरम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये बात जो है वो दोनों तरफ से होती है, एक तरफ से नहीं हो रही। वो मान कर रहे हैं, दोनों तरफ से, दो तरफा मामला है। और जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, आजम खां हो गए, या अकबरुद्दीन ओवैसी हो गए, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं, भड़काऊ बातें कहते हैं। ऐसे ही दूसरा पक्ष भी है जिसमें टी राजा हो गए, यति नरसिंहानंद हो गए, और नूपुर शर्मा हो गई, वगैरह वगैरह। ये लोग भी भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ऐसा नहीं, जवाबुल जवाब चलता है, दोनों तरफ से इस तरह की बातें होती हैं, तो जाके माहौल खराब होता है। गलती दोनों तरफ है, दोनों तरफ के लोगों को इस तरह के बयानबाजी से बचना चाहिए। यह आजाद भारत है, आजाद भारत में मुसलमान आजाद है, मुसलमान ही नहीं हर शख्स आजाद है। ये भारत की एक अजीमुशान पहचान है, और भारत की जमहूरियत की खूबसूरती है कि हिंदुस्तान तरक्की की मंजिलों पर आगे पहुंच रहा है, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का जो नजरिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस नजरिए पर बड़ी तेजी से सभी लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहा है भारत। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं। मगर जब से 2014 से मोदी जी की गवर्नमेंट बनी है, तो मौलाना अरशद मदनी साहब हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, या बदरुद्दीन अजमल हो गए, अकबरुद्दीन हो गए, आजम खां हो गए, इस तरह के लोग जो है, इनको कहने का मौका मिल गया। और ये लोग, इन लोगों को जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है। तरक्की की तरफ कुछ नहीं सोचना, पढ़ाई लिखाई
सच्चाई की तरफ बात नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो बातें आप कह रहे हैं, लेकिन ये अच्छी बातें तो सुनते सुनते हम बड़े हो गए। तरक्की की बात करना है, बरेलवी साहब, मौलाना साहब, सिर्फ और सिर्फ बात करना है इश्तियाल फैलाने वाली, गुमराह करने वाली। नहीं मौलाना साहब, मैं एक चीज मानता हूं, भारत जो है, बाकी देशों का मुझे पता नहीं, और मैं इस बात को मानता हूं कि मेरा भारत तो महान है। अब महानता के लिए जो एग्जाम्पल्स मेरे सामने आते हैं, मेरी मजबूरी है कि मेरा पेशा ये है कि मुझे लोगों को खबरें बतानी पड़ती है। पहलगाम में अटैक होता है, शुरुआती थ्योरी यही निकल कर आई कि वहाँ पर जो आतंकवादी पहुँचे थे, जो दहशतगर्द वहाँ पर मौजूद थे, वो कहते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जो किया वो किया, वो 28 जाने जो गई वो देश कभी भूलेगा नहीं। लेकिन उसके पीछे की मंशा और ज़्यादा खतरनाक नहीं थी कि पूरे देश में हिंदू मुसलमान के दंगे हो जाएं, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति। और मैं ये बात बहुत खुलकर बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ ये पैनल इतना शानदार है ना, वो जान रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मेरी भावनाएं क्या हैं। लेकिन देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हिंदू के मन में मुसलमान के प्रति बुरे ख्याल आए हों। हमने ये माना कि वो आतंकी थे, आतंकियों के साथ जो सलूक होना चाहिए सरकार वो करे, हम सरकार के साथ हैं। रावत जी प्लीज आप मुझे बताइए। रावत जी, हम तो कह रहे हैं ना वसुदेव कुटुंबकम, आप तो मुझे जानते हैं, सनातन, और मेरा सनातन ही मुझे बताता है कि मैं दूसरों का भी मान सम्मान करूं। लेकिन जिस तरह की चीजें चल रही हैं, मैं वही चीज बता रहा हूं कि लोगों के मन में विश्वास कैसे होगा कि ये सामने जो डॉक्टर हैं, आप देखिए डॉक्टर से आप और मैं बच सकते हैं क्या? लेकिन अब क्या हम पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले ये भी देखें कि ये किस धर्म से है? नहीं आएंगी क्या मन में चीजें? रोहित जी, मैं अपना बरेलवी साहब, साबुद्दीन साहब के सामने बताना चाहता हूं, और दूसरा हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं यासिर जिलानी, आज इन कट्टरपंथियों ने, जो इस्लाम के कट्टरपंथी हैं, उन्होंने इतनी दहशत पब्लिक में बैठा दी है कि अगर कोई यासिर नाम का डॉक्टर होगा तो उससे इलाज नहीं कराएगा कोई आदमी। अगर कोई मोहम्मद नाम का पायलट होगा तो हवाई जहाज में बैठने में उसकी सांसें फूलती रहेंगी कि कभी हवाई जहाज को नीचे गिरा देगा। ये स्थिति उन्होंने पैदा की है। अगर आपको बंबई के अंदर रेलवे स्टेशन जाना हो, एयरपोर्ट जाना हो, और अगर कोई इस्लामिक नाम हो, तो आदमी को ये डर लगता है कहीं इस टैक्सी में बम ना हो और ये फट ना जाए और हम रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पहुंच ना पाए। आज इस्लाम की इतनी दुर्गति कर दी है, इतना भय बैठा दिया है कि जो ट्रैवलिंग हवाई जहाज में कर रहे हैं उनको डर है, और जो टैक्सी में जा रहे हैं उनको डर है, और घर में कोई प्लम्बर आ रहा है उसको डर है, कोई गीजर ठीक करने वाला, बिजली ठीक करने वाला उसको डर है, और कोई सब्जी बेचने वाला आ रहा है उससे भी डर है कि कहीं इसमें कहीं जहर का इंजेक्शन ना डाल दिया हो। क्योंकि जब इस्लामिक जो लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर जैसे लोग जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, वो अगर इस प्रकार की जिहाद में इन्वॉल्व है तो आप रोहित जी सोच सकते हैं आज इतना खौफ है। मैं तो अपनी बीती हुई बताता हूं, अभी बॉम्बे से आ रहा था, मोहम्मद नाम का लड़का था, मैंने कहा भैया बात सुन, ठीक ठाक पहुंचा देना रेलवे स्टेशन, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस गाड़ी में ब्लास्ट हो जाए। यानी इतना भय जैसे ही उसके ऊपर आया तो मन में भय पैदा हो गया कि गाड़ी में कहीं ब्लास्ट ना कर दे। तो इसकी स्थिति, ये स्थिति किसने पैदा की है? साबुद्दीन साहब ने तो नहीं करी। मदनी साहब जैसे जो लोग हैं, ओवैसी साहब जैसे लोग हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया, इन लोगों को ऊपर उठाया, वो पार्टियां इसके लिए जिम्मेवार है, समाजवादी पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है, कांग्रेस इसके लिए जिम्मेवार है, जो हमेशा ये कहते रहे कि 15 मिनट के लिए फौज हटा दो, हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे। भारत देश में रहना है, साथ मिलकर के रहना है, भाईचारे के साथ रहना है। जब तुम इस प्रकार की अगर बातें करोगे तो कौन बर्दाश्त करेगा फिर? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हेट और आपस में एक दूसरे के प्रति घृणा तो इन लोगों ने फैला दी है। अब डॉक्टरों पे भी कोई यकीन करने वाला नहीं है, चाहे ऑल इंडिया मेडिकल हो और चाहे फोर्टिस हो और चाहे कोई बड़ा अपोलो जैसा हॉस्पिटल हो, उसमें भी अगर कोई डॉक्टर होगा तो आदमी साइड पे हो जाएगा कि अल्फला यूनिवर्सिटी का ना पढ़ा हुआ हो, ये कहीं इस प्रकार की जिहाद स्थिति में पैदा ना हो। तो इसके लिए ये इस्लामिक कट्टरपंथ जिम्मेवार है रोहित जी, इसके लिए कोई हिंदू जिम्मेवार नहीं है। बाकी राजनीतिक जो लोग हैं वो तो स्पीच देते रहते हैं, वोटों की राजनीति की खातिर तो करते हैं, लेकिन इसके लिए जिहाद जिम्मेवार है। भरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भरत जी ये कह रहे थे कि बीजेपी जिम्मेदार है। भरत जी प्लीज बताइए। रोहित जी, रावत जी देखिए क्या खूबसूरती से कह गए कि सारे इस देश में जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं और जितने आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, सबके सब जवाबदार उसकी कांग्रेस है, समाजवादी है, मुसलमान नहीं। उन्होंने कहा इस्लामिक कट्टरपंथ जो है वो असली, अगर असली अगर असली कोई जवाबदार जिम्मेदार है तो भाजपा है, भारतीय जनता पार्टी है। सुन लो जिलानी भाई, वो ये कहती है, रावत जी सुनिए ध्यान से, वो ये कहती है कि हिंदू खतरे में है। जहां पे 130-120 करोड़ हिंदू खतरे में हो सकते हैं, रावत जी आप खतरे में हो सकते हैं,
आप अपने धर्म को बचाने के लिए खतरे में हो सकते हैं। और आप कह रहे हैं मैं मुंबई के एक टैक्सी में बैठा, मैं मुंबई में बैठा हूँ। क्यों बदनाम कर रहे हैं मुंबई को? आप क्यों बदनाम कर रहे हैं उस टैक्सी वाले को? क्यों बदनाम करना चाहते हैं आप जो है मुंबई की जनता को? ये मत करिए आप। यहाँ में हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं। हाँ, यहाँ का एक नेता ये कहता है ना जब खान और जो है शेख अगर मेयर बनेगा तो फिर हमें खतरा हो सकता है। हाँ। ये कहता है भाजपा का नेता। हाँ। आप उसके लिए नहीं कहेंगे। ये नफरती जहर अगर कोई बो रहा है, कोई अगर उसको बोलने का कोशिश कर रहा है, तो ये भाजपा और भाजपा के नेता करते हैं। हाँ। नुपुर शर्मा जैसे लोग करते हैं। हाँ। उसके लिए आप नहीं कुछ कहेंगे, मगर आप देश की जनता को आप जो है गुमराह करना चाहते हैं। आप देश की जनता में भय पैदा करना चाहते हैं। हाँ। अभी भाजपा जब आती है तब तो भी आतंकवादी हमले क्यों बढ़ जाते हैं रोहित भाई? जरा इनसे पूछिए तो। चाहे वो पुलवामा में हो, चाहे वो पहलगाम हो, ये क्यों होता है ये सब? बार बार इस तरह से जब भाजपा में आती है और भाजपा जब सरकार में आती है। नहीं भरत जी, इसका मतलब क्या है? मैं इस बात का मतलब समझना चाह रहा हूँ आपसे। भरत जी, इसका मतलब क्या है कि जब भाजपा होती है तब ब्लास्ट होते हैं? मतलब इसका मतलब क्या है? देखिए, या तो मैं थोड़ी कम बुद्धि का हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जान के ब्लास्ट करवाती है, वोट के लिए सब करवाती है, ये आरोप है आपका? सीधा बोलिए ना। जिलानी भाई सुन रहे हैं? जग जाहिर है, ये जग जाहिर है। हाँ। ये जग जाहिर है कि भाजपा जब सत्ता में आई है। हाँ। तब हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश की है। अब 2014 से अब तक बार-बार बीजेपी आ रही है, 3 बार लोकसभा में आ गई, उसके बाद कितने सारे स्टेट पे विधानसभा चुनाव हुए। ये बात आप जो जगजाहिर है वो आप जनता को नहीं बता पाए। भरत जी, कांग्रेस ने खुद करवाया। भरत जी, गांधी को जो गोलीकांड हुआ वो कांग्रेस ने खुद करवाया। हाँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ, ठीक है रावत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वो तो हमारे देश पे हमला था ना, पुलवामा में जो हुआ। कोई बोल सकता है क्या कि सही था? कोई उसको जस्टिफाई कर सकता है क्या? वो दर्द आज भी है हर एक भारतीय की आंखों में। ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में है, कुछ मुद्दों को तो हम ऊपर रख सकते हैं ना, राजनीति से ऊपर रख सकते हैं ना कुछ मुद्दों को। भरत भाई। रोहित भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जी भरत भाई, जब पुलवामा हुआ जी या पहलगाम हुआ, हाँ, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? हाँ, जब आपको पता है कि वो सेंसिटिव एरिया है और वहाँ पे सुरक्षा होनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ, एक आतंकवादी आता है, पूछ के लोगों को धर्म पूछ के मारता है। हाँ, और उसके बाद वहाँ की सुरक्षा कहाँ थी? हाँ, यानी ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सरकार फेलियर है। हाँ, सरकार इसके अंदर जिम्मेदार है। हाँ, ये कौन जिम्मेदारी लेता है? एक है फेलियर, देखिए भरत जी, दो अलग अलग चीजें हैं। एक है फेलियर, एक होता है करवाना। एक होता है फेलियर। देखिए, फेलियर ऐसा कौन सा मुल्क है जहां पर 100% सिक्योरिटी है? बिल्कुल, मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा। आपके सवाल बिल्कुल सही है भरत भाई, आपके सवाल बिल्कुल सही है। जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जिम्मेदारी तय हो जानी चाहिए। लेकिन जब जैसे अल्फला यूनिवर्सिटी के आसपास एजेंसीज पहुंच रही हैं, तो एक ग्रुप आ रहा है ना जो खड़ा हो रहा है देश के आगे, जो कह रहा है कि देखिए मुसलमान डरा हुआ है। युवा मुसलमानों को वो प्रभावित कर रहे हैं कि देखिए मुसलमान डरा हुआ है, मुसलमान कुछ अच्छा कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। मैं इसको बात कर रहा हूं, इसको भी तो पॉइंट आउट करो भरत भाई। मुझे 10 सेकंड दीजिए। प्लीज, 20 सेकंड है आपके पास। मेरे जवाब मैं कब दूंगा? प्लीज सर, प्लीज। जवाब मुझे समझ देंगे तब ना। भरत जी प्लीज, मैं ये कह रहा हूँ, जवाबदारी जब पहलगाम हुआ तो क्या गृह मंत्री ने जवाबदारी ली? क्या इस्तीफा दिया? कांग्रेस में याद करिए कि कांग्रेस में इस तरह से हमला हुआ था, तो उन्होंने तुरंत हमारे जो होम मिनिस्टर थे उस समय इस्तीफा, गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। अमित शाह जी ने इस्तीफा दिया क्या? इनसे पूछा गया तो किसी ऑफिसर पे डाल देते हैं, अफसर पे डाल देते हैं, अपना पाक दामन साफ कर लेते हैं। दूसरी चीज, कोई डॉक्टर, मैं ये कह रहा हूं कि आपने दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और ऐसे लोगों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए था। उसमें दोनों पक्ष है, सिर्फ मुसलमान को दिखाया जा रहा है और जो 5-6 हिंदू पकड़े गए जो वो भी शामिल थे उसके अंदर, कहीं किसी मीडिया में कहीं भी उसका जो है विश्लेषण ही नहीं होता है, कहीं बताया नहीं जाता है। भरत जी, कौन से 5 नाम बता दीजिए? 5 लोगों का। भरत जी बताइए, 5 हिंदू नाम बताइए। चलिए लिख रहा हूँ, मैं आपको दे देता हूँ, भेज देता हूँ। मैं 4-5 जिसके ऊपर नामजद है और FIR हुआ है उनके ऊपर, वो भी नाम आपके सामने आ जाएंगे। मैं आपको भेज दूंगा रोहित जी, कल के शो में आप बता दूंगा आपको। डन भरत जी, डन। लेकिन इस तरह से रोहित भाई, अगर ये कोई कहता है कि एक विशेष वर्ग जो है वो आतंकवादी है, ये गलत है। इस देश में सब नहीं आतंकवादी हो सकते हैं। कुछ जो गलतियां जो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, अगर जो गलत है तो गलत है। अगर वो गलत कर रहा है उसकी सजा मिलनी चाहिए। जिलानी भाई तुरंत आ रहा हूं आपके पास। रेणु जी सुन रही हैं आप? भरत जी बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है। वो तो कह रहे हैं हिंदुओं के भी नाम है। देखिए, मुझसे सवाल कर रहे हैं। जिलानी सर तुरंत आ रहा हूं, एक बार रेणु का रिएक्शन ले लूं, उसके बाद तुरंत आपके पास आ रहा हूं। रेणु जी प्लीज, डॉक्टर रेणु। जी जी जी। देखिए, जो आपने मुस्लिम नेताओं ने एक बहुत लंबे समय से जो एक टैगलाइन बना रखी थी ना, कि
आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हाँ। अब जिस के बयान मुस्लिम कट्टरपंथी नेताओं के माध्यम से दिए जा रहे हैं, इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं को सपोर्ट करने में लगे डॉक्टर्स को बचाने के लिए, वो सीधा सीधा साबित करता है कि आतंकवाद का धर्म है और क्या धर्म है ना। और जहां तक बात है, मेरे से पहले जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम और भी नेताओं के नाम बता देंगे, तो प्लीज आप बताइए, सरकार की हेल्प होगी। और कुछ एक इस तरीके के इंटेलिजेंस के थ्रू जो लोग मिले हैं उनको भी सरकार ने पकड़ा है। सरकार एकमात्र मुस्लिम्स को नहीं पकड़ रही है, जो भी राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुरक्षा के विरुद्ध है वो देश का दुश्मन है। और अगर उसमें एक ही तबके, एक ही कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के लोग बार बार पकड़े जा रहे हैं, तो आपको समझना होगा, आपको अपनी गलती को सुधारना होगा। आप बार बार गलती को सुधारने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा। और ये आप सिर्फ भारत का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ये आप मुस्लिम समाज का, मुस्लिम युवाओं का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपने महिलाओं को तो जकड़ के रखा वही था, तलाक जैसी, ट्रिपल तलाक जैसी और पर्दा जैसी समस्याओं में आप कहीं ना कहीं युवाओं को और पढ़े लिखे लोगों को बरकला रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं अपने समाज के साथ? कहाँ जाएगा मुस्लिम समाज, आप मुझे बताइए। अगर मुस्लिम समाज के नेता, कट्टरपंथी नेता और पढ़े लिखे डॉक्टर लेवल के लोग, जिसे हम एक कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल समाज, कहीं ना कहीं समाज का एक आइडियल मानते हैं, वो अगर इस तरीके की गतिविधियों में सम्मिलित होंगे तो समाज किसकी तरफ देखेगा? बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम युवा किसकी तरफ देखेगा? बिल्कुल सही बात। उसके बाद इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुस्लिम युवा जरूर देखे, मदनी साहब की तरफ नहीं, बरेलवी साहब की तरफ देखे। आरो रेणु जी, एक रिएक्शन छोटा सा ले लूं जिलानी भाई से। यासिर भाई, अब भरत भाई आपके मित्र भी होंगे, आप लोग तो इतना बैठते हैं, आप दोनों ही रिस्पेक्टेड है मेरे लिए। अब वो बार बार कह रहे हैं आपकी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को टारगेट करती है, मुस्लिम्स को टारगेट करती है। देखिए भरत भाई, और मेरे लिए बहुत बड़ा विषय नहीं है यासिर भाई, मेरे लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू नहीं है। आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप मुस्लिम हैं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बार बार यही कहा कि आपकी पार्टी मुस्लिम्स को टारगेट करती है। आपको लगता है ऐसा? सच बताइएगा। रोहित भाई, मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूँ और मुझे फक्र है इस बात का, और मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट हूँ, इसके लिए भी मैं गर्व करता हूँ। और मैं छात्र राजनीति से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ, ये भी फक्र की बात है। तो ये तीन चीज मैंने क्लियर कर दी। मैं परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी को बहुत पढ़ता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ। जब वो कहते हैं कि हमारी पूजा पद्धति अलग है और भारत में बिना मुसलमान के भारत अधूरा है, तो वो अपने आप में सर्वमान्य हो जाता है। उसको कांग्रेस समझ नहीं पाएगी। जो कांग्रेस इसलिए नहीं समझ पाएगी कि कांग्रेस के इतिहास में 10,000 दंगा है। एक एक दंगे पे मैं चर्चा कर सकता हूँ जो सिर्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में कांग्रेस ने कराया है आजादी के बाद, और लेट 90s तक, 2000 तक बड़ा रिकॉर्ड है। लास्ट दंगा के हमारे पास रिकॉर्ड है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आज इशू ये नहीं है। आज इशू ये है कि जो लोग भटक रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं, हमारी जो अभी विश्व हिंदू परिषद की प्रवक्ता है बहन, उसने बहुत क्लियर बात कही है कि समाज के अंदर देखिए हर जगह बीमारी है, और कोई धर्म के आड़ पे उस बीमारी को बढ़ावा देंगे तो धर्म के जो अच्छे लोग हैं वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे। आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वाकिफ हैं, आप मेरे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे जाइए, हजारों लोगों ने, मैंने परसों मौलाना अरशद मदनी के सिर्फ सवाल पे जवाब पूछा था। मैंने ये कहा था कि आपको मुसलमानों की बड़ी चिंता होती है। हजारों लोगों ने मुझे ट्रोल किया, गालियां दी, मेरे बच्चों तक को नहीं बख्शा है। आप ये, और टोटल हम मेरे कौम के लोग हैं। मैं प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं, बार बार कहता हूं। मेरा सवाल क्या था? मैंने कहा कि आप तमाम अरशद मदनी साहब उन संगठनों के साथ, उन तंजीमों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं जो दहशतगर्दी में मुलविस होते हैं, लेकिन एक ऐसा संगठन जो 100 साल से भारत के अंदर समरसता की बात कर रहा है, जो भारत के व्यक्ति निर्माण की बात कर रहा है, जिसका नाम आरएसएस है,
कभी यासिर आप जी, मैं तो उसमें खुद क्यों नहीं मैं तो टिप्पणी यकीन करते? मानिए, आपने अभी नहीं, मोहन उसमें भागवत जी क्यों? का जिक्र कर दिया कि बिना मुसलमानों के देश रहेगा नहीं, गुलदस्ता है हम सब उसके फूल हैं, क्यारी हैं, प्यारे प्यारे। मेरे तो डिबेट में आप आते हैं तो और अच्छा जा रहा है मेरा शो। मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इसी तरीके से रहेगा ना। कोई उस गुलदस्ते को खराब करने, डेंट मारने की कोशिश करेगा तो नहीं होगा ना। क्विक यासिर भाई। देखिए, मैं जिस बात को कह रहा था, मैंने कभी नहीं सुना कि मौलाना अरशद मदनी साहब उस संगठन की भी चर्चा करें जो समरसता के लिए काम करता हो, जो व्यक्ति निर्माण के लिए काम करता हो। ठीक, आप तमाम उस इश्यू पे बात करते हैं, आप रिलीजियस लीडर हैं, और मेरा मानना है कि रिलीजियस लीडर को रिलीजन के ऊपर अगर वो कायम रहे तो उनको और बड़ा बनाता है रिलीजन। लेकिन अगर आप रिलीजियस लीडर होने के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे तो आपको जवाब मिलेगा, और फिर आप जब जवाब आपको मिले तो आप उसको सहजता से स्वीकार करें। आप अपने आर्मी से ट्रोल ना कराएं। मेरे जैसे यंग आपके सामने जो आपके बेटे के बराबर है उसको लोग कल से ट्रोल कर रहे हैं। जिलानी भाई, मैं तो ये देख रहा था कि आप विनोद नगर जैसे क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आप मेहनत कर रहे हैं। पूरा हिंदी बाहुल्य क्षेत्र है विनोद नगर, गढ़वाली, पहाड़ी, इतने लोग हैं वहां पर, उनके बीच में इतने फेमस हैं आप, क्या कोई ट्रोल करेगा आपको? मैं तुरंत आ रहा हूं जिलानी साहब। मौलाना साहब प्लीज आप मुझे बता दीजिए, मौलाना साहब इस तरह के कट्टरपंथ की चीजों में, जैसे मैंने कहा ना कि इस तरफ भी है उधर भी है, इस तरफ के लिए मैं कह सकता हूं कि मेरे जैसा युवा खड़ा होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उस तरफ के लिए मुस्लिम समुदाय भी इस तरह के कट्टरपंथ की कम से कम 21वीं सदी में, बदलते हुए भारत में, बेहतर भारत में जगह नहीं है? जगह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल जगह है भी नहीं। दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी कुछ अच्छे लोगों, जैसे मशहूर धर्मगुरु डॉक्टर एच.एस. रावत साहब बैठे हैं। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी जहन और फिक्र के मालिक हैं। और ऐसे ही दोनों तरफ के लोग मिलजुल करके भारत की तामीर, तरक्की, भारत की सालिमियत, सुरक्षा, रक्षा, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम करें तो और ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए और मैं सबके इसलिए साथ तो मैं में काम ये करने देख ही के नहीं लिए रहा कि तैयार आप मुस्लिम रहता हूं, धर्म गुरु हैं। बराबर आप काम गुरु हैं, आपकी अच्छी बातें, शिक्षक कोई भी हो सकता है, टीचर्स हिंदू मुसलमान सिख ईसाई थोड़ी कुछ होता है, वो तो शिक्षक है तो शिक्षक है। रावत साहब जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, 30 सेकंड ही है मेरे पास। रावत साहब। मैं रोहित जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इस्लामिक धर्म गुरुओं के साथ में हिंदुस्तान में बहुत अच्छा भाईचारा है, और उस भाईचारे को बनाने के लिए इस कट्टरपंथ को रोकना पड़ेगा और आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अगर इस प्रकार से कट्टरपंथ को आगे बढ़ाते रहे तो आज स्थिति ये पैदा हो चुकी है कि हर टोपी वाले, हर दाढ़ी वाले और इस्लामिक वाले व्यक्ति को शक की नजर से लोग देखने लगे और डरने लगे, और हिंदुस्तान में इस प्रकार एक भय का वातावरण बन चुका है। इसको रोकने की जिम्मेवारी आपकी, साबुद्दीन साहब, और बहुत बड़े बड़े जो हमारे मौलाना धर्म गुरु हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बन जाती है। मिलकर ही बेहतर भारत बनेगा। रेणु जी जल्दी से रिएक्ट कर दीजिए, कंक्लूडिंग दे दीजिए मुझे जल्दी से। बिल्कुल, मैं आपके भारत एक्सप्रेस के माध्यम से जो मुस्लिम युवा समाज है उसको आग्रह करना चाहूंगी कि अपना आदर्श एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को माने, भारत के विकास में समर्पण करें, अपनी मानसिक विकास करें और आगे बढ़े, ना कि इस तरीके की जिहादी कट्टरपंथ का शिकार बने। डन। भरत जी 20 सेकंड दे पाऊंगा, कंक्लूड कर दीजिए भरत जी। देखिए, भारत देश में हिंदू और मुसलमान बहुत ही अच्छी तरह से मिलकर पूरे भाईचारे के साथ रहते हैं। बशर्ते सिर्फ भाजपा अपना द्वेष फैलाना छोड़ दे। यहाँ के हिंदू मुसलमान, कांग्रेस अपनी जगह, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल चेहरे अपनी जगह, लेकिन इस डिबेट से निष्कर्ष यही है कि भारत महान तभी होगा जब हर तरफ से, भारत एक्सप्रेस के इस प्लेटफॉर्म से यही निष्कर्ष है कि भारत बेहतर तब बनेगा जब हम भी हैं, वो भी हैं, सब हैं, तभी तो अखंड भारत है, तभी मजबूत भारत है। आज इतना ही, बहुत धन्यवाद आप लोग जुड़े। जिलानी साहब थैंक यू, भरत जी थैंक यू, डॉक्टर रेनू प्लेजर हैविंग यू, मौलाना साहब रियली प्लेजर हैविंग यू, थैंक यू सो मच, इस्तकबाल आपका। रावत साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े मेरे साथ। तो 5 की पड़ताल में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होऊंगा शाम 5 बजे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्ते, गुड इवनिंग।